हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज का एक सीरीज स्टार्ट किया है। इसी सीरीज के अंतर्गत हम इससे पहले 3 सीरीज रिलीज कर चुके हैं, यानी 3 वीडियोस आ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। इससे पहले का जो पार्ट था, पार्ट थर्ड, उसमें हमने वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न थे, उन प्रश्नों को अध्ययन कर चुके हैं। ये हमारा आज का पार्ट 4 है, जिसमें हम 16 महाजनपद एवं मगध का उत्कर्ष से संबंधित मोस्ट आईएमपी प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, दिल थम कर बैठ जाइए, हम विस्तार से हम आज अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए बगैर देरी किए चलिए प्रश्न नंबर पहला है, भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है छठी सदी के मध्य से। ओके, इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकास के किस उपागम ने प्राचीन जनजाति व्यवस्था को जर्जर कर दिया? क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न में? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विकास के किस उपागम ने प्राचीन जनजाति व्यवस्था को जर्जर बना दिया, यानी प्राचीन भारतीय जनजाति व्यवस्था को कौन से कारणों ने जर्जर बना दिया? ये बना दिया, कृषि ने भी बनाया है, व्यापार ने भी बनाया है और वाणिज्य ने भी बनाया है। इस प्रकार देखेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये जो बुक है अंगुत्तर निकाय, इस बुक का संबंध किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दो ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का है और दूसरा है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का है। इन्हीं दो बुकों से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने राज्यों या जनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपदों का क्या गया है? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के षोडश महाजनपद यानी 16 महाजनपद के नाम भगवती सूत्र में कुछ अलग दिए गए हैं। ठीक है, भगवती सूत्र की सूची के अनुसार 16 महाजनपद के नामों की सत्य सूची क्या है? तो आपको सत्य सूची बताना है। ठीक है, तो सत्य सूची है अंग, बंग, अच और वच। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित राज्य अधिकतर किस क्षेत्र में स्थित थे? किसमें वर्णित? अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? ये है बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित राज्य अधिकतर किस क्षेत्र में स्थित थे? तो ये थे विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, अंगुत्तर निकाय में कौन से 3 प्रमुख महाजनपदों के मध्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं साम्राज्यवादी भावना का भी उल्लेख है? तो ये है कौशल, काशी, अंग, मतलब काशी, कौशल, अंग, इन्हीं राज्यों के बीच में साम्राज्यवादी बाल भावना या अपने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ा जाता था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है,
23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? ठीक है, जो 23वें जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, ठीक है, उनके जो पिता थे अश्वसेन, उनका संबंध किस जनपद से है? तो ये है काशी से। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी, मल्ल एवं शाक्य को किस जनपद के साम्राज्यवाद का शिकार होना पड़ा? तो ये होना पड़ा कौशल का। क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे प्रश्न में पूछ रहा है काशी, मल्ल, शाक्य को किस जनपद के साम्राज्य का शिकार होना पड़ा? तो ये जो होना पड़ा कौशल राज्य का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार ने किस महाजनपद के शासक को हराकर अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया? तो ये किया अंग, ठीक है ना। अंग की राजधानी क्या थी? ये थी चंपा, ठीक है। ये आधुनिक बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हुआ करता था ये चंपा, ठीक है, उसकी राजधानी थी अंग। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये था वज्जी, ठीक है। कौन सा राज्य था? वज्जी, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा महाजनपद प्रारंभ में राजतंत्र था जो बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा महाजनपद प्रारंभ में तो राजतंत्र था लेकिन बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया, तो वो राज्य था मल्ल, ठीक है। कौन सा राज्य था? मल्ल। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए मैं ये मिटा देता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशुपाल किस महाजनपद का महत्वपूर्ण शासक था जिसकी चर्चा महाभारत में की गई है? ठीक है, तो ये था शिशुपाल जो था वो था चेदी, ठीक है, चेदी। और चेदी की राजधानी क्या थी? ये थी सुत्तिमथी, ठीक है। चेदी की राजधानी क्या थी? सुत्तिमथी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुजन हस्तिनापुर छोड़कर किस महाजनपद में आकर बस गए थे? ठीक है, तो ये बस गए थे वत्स में। कहाँ बस गए थे? वत्स में, ठीक है। कुरुजन हस्तिनापुर छोड़कर किस जनपद में आकर बस गए थे? तो ये बस गए थे वत्स में। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा जनपद था जिसमें घोषिताराम मठ विहार स्थित है जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने किया था? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? फिर से मैं एक बार प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न है, वह कौन सा महाजनपद था जिसमें घोषिताराम विहार स्थित है जिसका निर्माण श्रेष्ठी ने श्रेष्ठी घोषित ने किया था? ठीक है, तो ये था वत्स, ठीक है। कहाँ पर था ये? वत्स में। मतलब तो पूछा जा रहा है घोषिताराम मठ कहाँ स्थित था? तो ये था वत्स में। इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आता है सूरसेन, ठीक है। यानी आधुनिक ब्रजमंडल किस महाजनपद के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सूरसेन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर कौन सा था? तो ये था पुष्कलावती। क्या था? पुष्कलावती, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा गांधार के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण हुआ? ठीक है, तो ये हुआ कंबोज, है ना। कंबोज यानी वर्तमान समय का जो कश्मीर के साइड वाला जो एरिया है उसी क्षेत्र में कौन सा जनपद हुआ करता था? कंबोज, है ना, जिसकी राजधानी क्या थी? हाटक। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस महाजनपद के क्षत्रियों को वास्त्राशोप जीवन कहा जाता था? ठीक है, क्या कहा जाता था? प्रश्न में फिर से रिपीट कर देता हूँ। निम्न में से किस महाजनपद के क्षत्रियों को वार्ता शास्त्रोपजीविनः कहा जाता था? ठीक है, तो ये कहा जाता, गांधार के लोगों को भी कहा जाता था, ठीक है, और काम्बोज के क्षत्रियों को भी। इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन राजा प्रद्योत किस महाजनपद का शासक था? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है एमपीपीएससी आई थिंक 2020-21 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर है अवंती। ठीक है, राजा चंड प्रद्योत बहुत ही खूंखार शासक हुआ करता था, है ना, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया चंड, है ना, चंड प्रद्योत। कहाँ का शासक हुआ करता था? ये हुआ करता था महाकाल की नगरी अवंती, यानी उज्जैन का शासक था। कौन? ये चंड प्रद्योत। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ओके, हाँ 21 प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न में? प्रश्न में पूछ रहा है 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है पाली साहित्य में। किसमें किया गया है? पाली साहित्य में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल के साथ कपिलवस्तु की पहचान का समर्थन नवीन साक्ष्यों से प्राप्त होता है? मतलब आपसे ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कपिलवस्तु का वर्तमान स्थल किन साक्ष्यों से प्राप्त होता है? तो ये होता है पीपर हवा से, है ना। किस स्थान से? पीपर हवा से, यानी पीपर हवा को प्राचीन काल में कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गणतंत्री राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? प्रश्न में पूछा जा रहा है किस गणतंत्री राज्य की न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी? ये थी लिच्छवियों की। किनकी थी? लिच्छवी। लिच्छवी मतलब किस राज्य के थे? ये वैशाली राज्य के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्री राज्य के शासन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में? आपसे पूछा जा रहा है गणतंत्री राज्य में शासन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था राजकीय सभा द्वारा। किसके द्वारा? राजकीय सभा के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 25 प्रश्न नंबर 25 है, गणराज्यों की विशेषताओं में गणराज्यों में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया, है ना। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, गणराज्यों की विशेषताओं में गणराज्यों में सर्वाधिक बल किस चीज पर दिया गया, तो ये दिया गया न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा पर। किस पर सर्वाधिक बल दिया गया, ये दिया गया न्याय एवं व्यक्तिगत सुरक्षा पर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित खेतों के सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। ठीक है, हाँ, यानी वर्तमान समय में खेतों का निरीक्षण कौन करते हैं, पटवारी। ठीक है ना। चलो, उसी समय जो प्राचीन काल में जो पाणिनि ने बुक लिखी है ना, उनके बुक का नाम है अष्टाध्यायी। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इनका लेखक है पाणिनि। ठीक है, तो उसी पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में उल्लेखित खेतों के सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था क्षेत्रकार। ठीक है, और वर्तमान समय में कौन करते हैं दोस्तों, खेतों का सर्वेक्षण नहीं करते, पटवारी करते हैं ना। यानी प्राचीन काल में पटवारियों को क्षेत्रकाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्षेत्रकार। ओके, चलिए, हाँ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में चावल के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है। मतलब दोस्तों, जैन एवं बौद्ध धर्म के ग्रंथों में चावल के प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। ओके, आपने पढ़ा है क्या कभी ऐसा प्रश्न, लग रहे हैं ना। आई थिंक आपको मजा भी आ रहा होगा। ओके, चलिए इस प्रकार देखेंगे तो कितने प्रकार, 7 प्रकार, है ना। कितने प्रकार बताए गए हैं, चावल के 7 प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपद काल में कुछ व्यक्तियों के पास बहुत अधिक भूमि होती थी, उन्हें क्या कहा जाता था। ठीक है, उन्हें कहा जाता था गृहपति। क्या कहा जाता था, गृहपति, है ना। वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, साहूकार, है ना। साहूकार बोलते हैं ना, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती है उनको हम साहूकार बोलते हैं ना। चलिए, और उस समय महाजनपद काल में ऐसे व्यक्तियों को कहा क्या जाता था, उनको कहा जाता था गृहपति। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, महाजनपद काल में कारीगरों की श्रेणियों के मुख्यों को क्या कहा जाता था, ये कहा जाता था जेठ। ठीक है, क्या कहा जाता था, जेठक। यानी मतलब व्यापारी या कारीगरों की जो श्रेणी, ठीक है, उनका जो मुखिया होता था उन्हें कहा जाता है जेठक। ओके, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथाओं में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में, आपसे पूछा जा रहा है जातक कथाओं में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है 18 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर, जातक कथाओं में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपद काल में व्यापार की वृद्धि के लिए किस प्रकार के संस्कार किए जाते थे। किसके लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए भी संस्कार किए जाते थे, और उस संस्कार को क्या कहा जाता था, पुण्य सिद्धि संस्कार। कौन सा सिद्धि संस्कार, पुण्य सिद्धि संस्कार। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आपने अलग अलग प्रकार के संस्कारों का नाम सुना होगा, कर्ण वेदन संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार, गर्भधारण संस्कार। ठीक है, तो आज आपको ये भी पता चला होगा कि हाँ, कि व्यापार की वृद्धि के लिए भी महाजनपदी काल में एक संस्कार किया जाता था, और उस संस्कार को पुण्य सिद्धि संस्कार कहा जाता था। ओके ना, ठीक है। आपको अजीब लगा होगा दोस्तों, शायद आपको दोस्तों मजा आ रहा होगा, और यदि मजा आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए बगैर बगैर देरी किए और बगैर बेकार की बातें किए बगैर, ठीक है, चलिए हम अगले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आहत, है ना, आहत या पंचमार्क सिक्के किस महाजनपदीय क्षेत्र से प्राप्त हुए। मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आहत या पंचमार्क जो सिक्के होते हैं, उन सिक्कों की प्राप्ति
किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, है ना। ठीक है, तो ये प्राप्त हुए अपने तक्षशिला से। ठीक है, कहाँ से? तक्षशिला से। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वह सिक्का जिसका आकार निश्चित होता है तथा ठप्पे की रीति से तैयार कर ऊपर से चिन्हित किया जाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, ऐसा ऐसे ऐसे सिक्कों को कहा जाता था शतमान। किस प्रकार के सिक्के होते थे वो? शतमान, यानी उन सिक्कों को शतमान कहा जाता था। किस प्रकार के सिक्कों को शतमान कहा जाता था? ठीक है, हाँ, ऐसे जिनसे होता था कि ठप्पे की रीति से तैयार कर, है ना, ठप्पे की नीति से तैयार किया जाता था, उस प्रकार के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था शतमान सिक्का। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजतंत्रात्मक राज्यों में ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी? तो ये थी प्रतिष्ठाजनक। कैसी थी? प्रतिष्ठाजनक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में प्रमुख 6 महत्वपूर्ण नगर चंपा, ठीक है, राजगृह, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, वाराणसी थे? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, किस काल में प्रमुख 6 महत्वपूर्ण नगर थे? ठीक है, जैसे वो नगर कौन कौन से? राजगृह, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, वाराणसी। ठीक है, तो ये थे शैव काल में। कौन से काल में? शैव काल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है परंतु कीकट जाति और उसके राजा प्रमगंध का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है मगध। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से मैं प्रश्न को डबल से रीड कर देता हूँ। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है परंतु कीकट जाति और उसके राजा प्रमगंध का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है मगध का। ठीक है, मगध, यानी ऋग्वेद में किसके? मगध को क्या कहा था? कीकट जाति का उल्लेख किया गया है और वहां का जो राजा था उस राजा को का नाम प्रमगंध कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो मतलब मगध का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन मगध को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है ना। कीकट जाति नामक लोग रहते थे और वहां पे कोई जो राजा रहता था उनका नाम प्रमगंध हुआ करता था। ऐसा उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। किस वेद में मगध साम्राज्य का पहला स्पष्ट उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपको अथर्ववेद में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इनको, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? ओके, कहाँ पर? मगध पर शासन करने वाले प्रमुख जो राजवंश हुए थे उन्हीं राजवंशों को आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताना है। ठीक है, चलिए पहला है हर्यक वंश, बिल्कुल सही है ना। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश हुए, उसके बाद में नंद वंश हुए। नंद वंश का विनाश करने के बाद में कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। ठीक है, किसके साथ, किसके सहायता से वो राजगद्दी पर बैठते हैं? आपको मालूम होगा दोस्तों, और आपने वो सीरियल भी देखा होगा। किसके? चाणक्य के। किसके सहयोग से? पंडित चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। ठीक है, घनानंद को वो युद्ध में पराजित करते हैं और अखंड भारत का निर्माण करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश, वंश के बाद में आ जाएगा आपका मौर्य वंश। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किस वंश से संबंधित था? क्या पूछा जा रहा है आपसे? मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किस वंश से था? तो ये था हर्यक वंश से। ठीक है, कौन सा वंश? हर्यक वंश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महावग के अनुसार बिंबिसर के राज्य में कितने नगर थे? क्या पूछा रहा है? महावग ये बौद्ध धर्म की ग्रंथ है ना। क्या? महावग, उसी के अनुसार बिंबिसर के
राज्य में कितने नगर थे? ये थे 80,000। ठीक है, कितने नगर थे बिंबिसार के राज्य में? ये थे कितने? 80,000। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेनानायक महामात्र किस शासक के शासनकाल में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, सेनानायक महामात्र किस शासक के काल में प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे? तो ये थे बिंबिसार के काल में। किसके काल में? बिंबिसार के काल में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने युद्ध में रथमुसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया? तो ये किया अजात शत्रु ने। दोस्तों अभी हाल ही में आई थिंक अगस्त में, आई थिंक 6 जून को MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, कि किस शासक ने युद्ध में रथमुसल एवं महाशिलाकंटक नामक 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी। और ये बिल्कुल डिट्टो को यही प्रश्न आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024 में। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रश्न काम में नहीं आएंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चैप्टर वाइज प्रश्न है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको यूट्यूब में इतने चैप्टर वाइज MCQs कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, इसलिए दिन थाम कर बैठिए और आप अपना सहयोग दीजिए, आप मुझे अपना सहयोग दीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने मगध की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र कर दिया था? तो ये कर दिया था उदयन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में चलिए 2 मिनट दोस्तों। हाँ, किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के काल में। किसके काल में? कालाशोक के काल में। ठीक है, हाँ, इसके बाद में जो तीसरा होगा वो अशोक के काल में होगा। जो चौथा होगा है ना, वो कनिष्क के काल में होगा। कहाँ पर होगा? ये कश्मीर में होगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद किस यूनानी शासक के समकालीन था? ठीक है, तो किनके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। दोस्तों इसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन वो संयोग वंश भारत में पूरा प्रवेश नहीं कर पाते हैं, भारत के खैबर दर्रा तक ही आ पाते हैं वो। ठीक है, भारत के कुछ हिस्सों को विजिट कर लेते हैं, लेकिन भारत पर पूरी तरह से वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी आगे विस्तार से बात करेंगे। जैसे अभी नेक्स्ट आगे प्रश्न आने वाला है, जैसे ही प्रश्न आएगा उसके बारे में हम करेंगे बात। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आरावेला के युद्ध में सिकंदर ने किस पारसी सम्राट को पराजित किया? क्या पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में, आरावेला के युद्ध में सिकंदर ने किस पारसी सम्राट को पराजित किया? तो ये पराजित किया था उन्होंने दारा तृतीय को। किसको पराजित किया था? दारा तृतीय को। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किन राजाओं के भांति केशव प्रशासन यानी बाल धोने की प्रथा का उत्सव प्रारंभ किया? क्या पूछा जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने किन राजाओं की भांति केशव प्रशासन या बाल धोने की उत्सव का प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया ईरानियों से। किनसे? ईरानियों से। यानी दोस्तों, यानी जो एक उत्सव हुआ करता था यूनानियों का, ये यूनानी लोग एक उत्सव मनाते थे, बाल धोने का उत्सव। ठीक है, उसे बोला जाता था केशव प्रशासन। ठीक है, तो वहीं से ये जो बाल धोने की प्रथा थी, इस प्रथा को ग्रहण किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके दोस्तों, जब भी हम आपको बता दूं, जब भी हम किसी देश के संपर्क में आते हैं या किसी विदेशी से संपर्क में आते हैं, तो हम उन विदेशियों से उनके संस्कृति, धर्म, कल्चर, हम उनके भी करीब आते हैं। तो कुछ चीज़ें, हमारी चीज़ें वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से जो बाल धोने की प्रथा है, ठीक है, ये प्रथा हमने कहाँ से ली, किन से लिया? हमने ईरानियों से लिया। ठीक ठीक, जैसे हम आजकल बर्थडे मनाते हैं और हम देखते हैं कि हम यूरोपियन कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो जो यूरोपीय लोगों से हम संपर्क में आने के बाद में हम उनकी जो आदतें हैं, उनके जो कल्चर है, उनको एक्सेप्ट करें।
ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बाकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, यदि करेंगे तो हमारे प्रश्न आज भी अधूरे रह जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, झेलम या हाइडेस्पिस के युद्ध में सिकंदर के साथ किस भारतीय शासक का युद्ध हुआ था? ये हुआ था पोरस के साथ में। ठीक है, इस युद्ध की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। किस नदी के हुआ था, किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, ये आप बताइएगा कमेंट में, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर ने अपने घोड़े की स्मृति में किस नगर की स्थापना की थी? ये की थी बुखाफेला, उसके बुखाफेला। ठीक है, चलो चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? ये भाग लिया था यूनानियों के विरुद्ध में। किनके विरुद्ध में? यूनानियों के विरुद्ध में। थोड़ा सा मैं इसमें डिस्क्राइब कर दूं दोस्तों आपको। सिकंदर, यूनानी मतलब सिकंदर ने कहाँ पर इस अश्वक राज्य में हमला किया था? ठीक है, इस अश्वक राज्य की क्या राजधानी थी? पोटली। क्या थी इसकी राजधानी? पोटली। ठीक है, और यहाँ पर एक महिला शासिका हुआ करती थी। ठीक है, उस महिला ने सिकंदर का प्रतिरोध किया और सिकंदर के साथ युद्ध में भिड़ गई। ठीक है, हाँ, उसके बाद में अंततः सिकंदर के पास में दोस्तों इतना ज्यादा सैनिक हुआ करता था और उनके विश्व विजय की चाहत लेकर के वो निकले थे। ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो उनसे हारना तो दिखती ही बात है, लेकिन इन महिलाओं ने भी सिकंदर का प्रतिरोध किया। ठीक है, अपनी दृढ़ता एवं शक्ति से सिकंदर का सामना किया। ठीक है, तो जब इस युद्ध में जब स्त्रियों की हार हो जाती तो यहाँ से कितने 23,000 बेल प्राप्त करते हैं कौन? सिकंदर। ठीक है, कहाँ के स्त्रियों से? इस, हाँ, कहाँ के? इस अश्वक राज्य की जो राजधानी थी पोटली, जहाँ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा विद्वान सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विद्वान था जो कि सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ठीक है, निरियाकस दोस्तों ये भी आया था। ठीक है, हाँ, अरिस्टोबुलस ये भी आया था, एनेसिक्रिटस ये भी आया था, जो डायनोसियस पूछ रहा है ये बिल्कुल नहीं आया था। ठीक है, निरियाकस जो दोस्तों उनके नेवी कमांडर था। नेवी कमांडर मतलब नौसेना। ठीक है ना। वो जो सेल्यूकस जो था, कौन? सेल्यूकस जो था वो था आपका थल सेना प्रमुख। ठीक है, तो बाद में जो सेल्यूकस आता है सिकंदर की, जब 323 में बेबीलोन में जब मृत्यु हो जाती है, तो सिकंदर की विश्व विजय की जो चाहत रहती है, उस चाहत को पूर्ण करने के लिए कौन? सेल्यूकस आते हैं। कहाँ पर? भारत में। जब वो भारत में आते हैं तो उस समय भारत में शासन रहता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में जब उनका युद्ध होता है किसका? सेल्यूकस का, तो उस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय हो जाती है। क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। उसके बाद में पराजय होने के बाद में एक संधि होता है उनके बाद बीच में। संधि होने के बाद में सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं और वो अपने देश को वापस निकल जाते हैं। इस प्रकार भारत में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ओके, चलिए दोस्तों, आपको ठीक लग रहा होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा आज के वीडियो में। ठीक है, यदि दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो बिंदास आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न है, मसागा तथा मसग किस राज्य की राजधानी थी? है ना, मस्का या मसग। ठीक है, मसग भी कहा जाता है, बाकी बुकों में मसग भी लिखा है और बाकी कुछ बच्चों को मसागा भी लिखा है। ठीक है, उस राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, ये पूछा जाए तो उसकी राजधानी थी ओस्कोएनोस। क्या पूछा था? अस्केनोस। ठीक है, मसग है ना, मसग के राज्य यहाँ पर भी, यहाँ ये भी राज्य हुआ था, यहाँ पर भी सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, हाँ, प्राचीन तो पहला है, प्राचीन गणों में राजा का पद नहीं होता था, बिल्कुल गलत है, पहला तो वैसे ही कट गया। ठीक है, दूसरा है, प्राचीन गणों में राजपद वंशानुगत होता था। ठीक है, वंशानुगत होता था राजपद, नहीं, ये भी सही नहीं है। राइट, उसके बाद में तीसरा है, प्राचीन गणों में राजा का पद निर्वाचित होता था, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। उसके बाद में प्राचीन गणों में स्त्रियां शासन की प्रधान बनती थी, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस प्रकार मतलब सी ही सही है, तो ऑप्शन ए 142 सी ये बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, उन कथनों में से कौन से कथन सही है, हमें उन सही कथनों का चयन करना है। ओके, चलिए पहला कथन है, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। बिल्कुल ये भी कथन सही है भाई। उसके बाद में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, बिल्कुल ये कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है, अस्मक दक्षिण में गोदावरी नदी के तट के किनारे पर स्थित था, बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा कथन है, पाटलिपुत्र की स्थापना शिशुनाग ने नहीं किया था भाई, पाटलिपुत्र की स्थापना। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ए पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। फिर से इसमें 3 कथन दिए गए हैं दोस्तों, 3 कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है, हमें उन सत्य कथनों का चयन करना है। ओके, पहला कथन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था, बिल्कुल कथन सही है दोस्तों ये भी। दूसरा है, बेहिस्तून, पार्सिपोलिस एवं नज्क ए रुस्तम दारा तृतीय के अभिलेख, बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा है, दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा पराजित किया गया था, बिल्कुल ये कथन सही नहीं है दोस्तों। दारा से सिकंदर ने इंस्पायर हुआ था, है ना, उसके उनके युद्ध के बारे में घटनाएं पढ़ा करता था। आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लगेगा। ओके, हुआ क्या करता था, सिकंदर सिकंदर के जो गुरु हुआ करते थे वो कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु थे, तो अरस्तु कौन थे दोस्तों, एक दार्शनिक थे। जब दार्शनिक थे तो सिकंदर इतने भयावह स्थिति कैसे, इतने साम्राज्य विस्तार की भावना कैसे आई, तो दारा तृतीय जैसे लोगों की ये क्या मतलब जीवनियां पढ़ा करते थे ये। ठीक है, तो उनसे काफी इंस्पायर हुए थे, तो ये कथन तो बिल्कुल भी उस प्रकार से गलत ही है। ओके, इस प्रकार से देखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। ओके, हाँ तो चलिए भाई मिलान कर ही लेते हैं। क्या पहले दिया किया गया है, ये पहले बता दिया हूँ, 16 महाजनपद दिए गए हैं और उन जनपदों की क्या दी गई है, राजधानी दी गई है। ओके, तो हमें उसकी राजधानी के साथ मिलान करनी है। गांधार, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। ओके, दूसरा सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, मथुरा की राजधानी थी, हाँ राज्य थे सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। उसके बाद में वत्स, वत्स की राजधानी कौसंबी थी। ठीक है, कौशल, कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न भी कथन एवं कारण से संबंधित है। सॉरी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है। ओके, चलिए सूची फर्स्ट है, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश हुआ करता था, है ना। इक्ष्वाकु वंश किस क्षेत्र में शासन करते थे, एक साइड में सूची 1 में वंश दे दिए गए हैं और सूची सेकंड में क्या दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो उस वंश को उस क्षेत्र के साथ में क्या करना है, मिलान करना है। ओके, चलिए तो इस प्रकार हम देखेंगे इक्ष्वाकु किस क्षेत्र में शासन करते थे, कौशल क्षेत्र में शासन करते थे, राइट। उसके बाद में पांचाल, पांचाल करते थे, वर्तमान रुहेलखंड के क्षेत्र में शासन किया करते थे। ओके, उसके बाद में मैथिल, ये करते थे नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में, कौन से वंश, मैथिल करते थे। उसके बाद में अश्वक, अश्वक की राज्य आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में करते थे, जो सभी अपन देख करके ही आए थे। ठीक है, अश्वक एकमात्र दक्षिण भारत की एकमात्र 16 महाजनपद कालीन जनपद हुआ करती थी, कौन सी, अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी, पाटन या पोटली हुआ करती थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में फिर से दोस्तों आपसे राज्य पूछ लिया गया है, ठीक है, और वहां की राजधानी पूछ लिया गया है।
ठीक है। अंग, अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। क्या है अंग की राजधानी? चंपा है। ठीक है। मगध, मगध की राजधानी है गिरिव्रज। आपको मालूम ही होगा मगध की राजधानी क्या है? गिरिव्रज है। राइट। कौशल, कौशल की राजधानी क्या है? कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, है ना। कौशल, कौशल की राजधानी वज्जी, वज्जी की, हाँ वज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रमुख राजवंश दिए गए हैं, उन राजवंशों को हमें क्या करना है? क्रोनोलॉजी ऑर्डर में मिलाना है। ओके। चलिए पहला है बृहद्रथ वंश। ठीक है। बृहद्रथ वंश, उसके बाद में दिया गया है हर्यक वंश। राइट। हर्यक वंश के बाद में आएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद में आ जाएगा नंद वंश। ओके। इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बृहद्रथ वंश आएगा, उसके बाद में हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश आएगा और नंद वंश आएगा, जिसकी समाप्ति कर कर कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से आते हैं? चाणक्य के सहयोग से या कौटिल्य के सहयोग से। राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट फिर से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारणों में से क्या? यानी भारत में सिकंदर जो सफल रहा उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे? ठीक है। हमें उन्हीं कारणों को चयन करना है। ओके। चलिए पहला कारण है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल ये भी कथन सही है। उसकी योजना बेहतर थी, ये भी कथन सही है। उसे विभिन्न राजाओं से सहायता मिली थी, ये भी कथन सही है। वहाँ एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही थी। ठीक है। विभिन्न राजाओं में भारत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सिकंदर को हेल्प किया था? आपने नाम सुना होगा, आम्भी। इनका नाम आम्भी है ना। उन्होंने सिकंदर का हेल्प किया था। ठीक है। चलिए इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके ये सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। चलो बिंबिसार अंग का हुआ करता था, ये भी सही है। अजातशत्रु ये काशी का शासक था, ये भी सही है। शिशुनाग अवंती का था दोस्तों, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। कालाशोक वैशाली, है ना, ये भी मुझे गलत लग रहा है। ठीक है। आई थिंक ये सी और डी दोनों इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो शिशुनाग अवंती ये भी मुझे गड़बड़ लग रहा है और ये भी नहीं लग रहा है। इस प्रकार ए और बी वर्तमान में राइट आंसर हो सकते हैं। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को फिर से राज्य एवं उनके प्रमुख नगरों के साथ में क्या करनी है? मिलान करनी है। सूची फर्स्ट में राज्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में प्रमुख नगर दिए गए हैं। ओके। तो चलिए मिलान करते हैं। कपिल वस्तु, है ना, कपिल वस्तु कहाँ की थी? ये साक्य गणराज्य की। कहाँ पे? साक्य गणराज्य। उसके बाद में रामग्राम, ये की थी कोली गणराज्य। राइट। उसके बाद में लिच्छवी, लिच्छवी वैशाली। उसके मिथिला, मिथिला के राजा कौन थे? विदेह। इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं फिर से बता देता हूँ, कपिल वस्तु, साक्य, रामग्राम, कोली, राइट, लिच्छवी वैशाली और मिथिला विदेह। राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ दो राजा शासन करते थे? तो ये करते थे पत्तल में, है ना। पत्तल नामक एक राज्य हुआ करता था। कब? जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। ठीक है। तो उसी राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है। मतलब फिर से मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महाजनपदों की एक समिति के साथ दो राजा शासन किया करते थे? ऐसा कौन सा राज्य था? तो वो राज्य था पत्तल। क्या था उस राज्य का नाम? पत्तल नामक राज्य था। उसमें दो राजा शासन किया करते थे। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है और उसको हमें क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, हम पांचाल मथुरा, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, यही हो सकता है। फिर मत्स्य विराट बिल्कुल सही है, कौशल श्रावस्ती ये भी सही है, और मगध गिरिव्रत ये भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पांचाल मथुरा वाला ये सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है वैशाली के शासक है ना, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजात शत्रु के युद्ध के क्रम में अजात शत्रु के मंत्री वत्सकर ने युद्ध में निम्न में से कहाँ भेंट की थी, है ना। तो ये भेंट की थी राजगृह में। ओके, चलिए मैं प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। वैशाली के शासक कौन थे, चेतक के विरुद्ध, है ना, किसके विरुद्ध, चेतक के विरुद्ध अजात शत्रु के युद्ध के क्रम में अजात शत्रु के मंत्री वत्सकर ने बुद्ध से निम्नलिखित में से कहाँ भेंट की थी। तो ये भेंट की थी राजगृह में। यानी ये जो मंत्री थे वत्सकर एवं महात्मा बुद्ध की भेंट किस स्थान पर हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये दिसंबर 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ओके, चलिए इसमें सूची फर्स्ट में राज्य एवं सूची सेकंड में क्या दिया गया है, राजधानी दिया गया है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी है। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ओके, चलिए उसके बाद में वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। इस प्रकार से देखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए फिर से प्रश्न को रिपीट कर देता हूं मैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ओके, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी की राजधानी वैशाली, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उन्हीं का हमें क्या करना है, पहचान करनी है। ओके, चरसद्दा पुष्कलावती बिल्कुल सही है, सिरकप तक्षशिला ये भी बिल्कुल सही है, नागार्जुन कोना धान्य कटक ये मुझे कहीं गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्या पढ़ लेते हैं पहले, ताम्रलिप्त ये गुजरात का स्थान। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे नागार्जुन कोंडा धान निकट है, बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, है ना। तो दोस्तों आज की जो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला थी इसको हम यही समाप्त करते हैं, यानी आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ये अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक्स भी कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे अब मुझे वीडियो बनाना चाहिए ये आप कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।